का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसकी सरकार कैसे काम करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी जटिल मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इसकी बनावट कैसी है, इसका आर्थिक इंजन क्या है और ये अपने काम को मापती कैसे है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। लगभग 90 करोड़। ये भारत में वोट डालने लायक लोगों की संख्या है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लोकतंत्र कितने बड़े, कितने विशाल पैमाने पर काम करता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी विशाल व्यवस्था असल में चलती कैसे है। चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश अपनी सरकार चलाता कैसे है। तो हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे सरकार की रूपरेखा क्या है, फिर बात करेंगे इसके आर्थिक इंजन की, उसके बाद इसकी जवाबदेही की जांच कैसे होती है, और आखिर में ये पूरी प्रणाली एक साथ मिलकर कैसे काम करती है। चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सरकार की रूपरेखा। यहां हम उस बुनियादी ढांचे को समझेंगे जो भारत के संविधान ने तैयार किया है, मतलब जो हर चीज की नींव है। तो भारत सरकार है क्या? सीधे शब्दों में ये देश का वो राष्ट्रीय प्राधिकरण है जिसे संविधान ने बनाया है। और मजे की बात यह है कि इसका मॉडल ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जैसा है, मतलब जहां संसद सबसे ऊपर है, लेकिन साथ ही इसका ढांचा संघीय भी है जो केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का एक संतुलन बनाता है। और ये संतुलन आता कहाँ से है? ये आता है शक्तियों के बंटवारे से। सरकार की पूरी ताकत, आप कह सकते हैं, 3 बड़े स्तंभों पर टिकी है। पहली है विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरी है कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरी न्यायपालिका, जो ये देखती है कि कानून का मतलब क्या है और सब उसका पालन करें। अब अगर विधायिका को थोड़ा और करीब से देखें तो भारत की संसद में 2 सदन हैं। एक है लोकसभा, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं। यहां सदस्य सीधे चुनाव से चुनकर आते हैं। और दूसरी तरफ है राज्यसभा। ये राज्यों की परिषद है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और ये एक स्थायी सदन है। और हां, ये जानना जरूरी है कि सरकार की असल जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है। अच्छा, अब बाकी के 2 स्तंभों को भी समझ लेते हैं। कार्यपालिका में देखिए, औपचारिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो असल ताकत होती है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के हाथों में होती है। और न्यायपालिका का ढांचा एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जिसके फैसले पूरे देश के लिए अंतिम होते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई सरकार की राजनीतिक रूपरेखा। लेकिन एक सरकार का काम सिर्फ कानून और व्यवस्था बनाना तो नहीं होता, है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा सिस्टम देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसे गति देने के लिए क्या करता है? तो चलिए अब सरकार के आर्थिक इंजन को समझते हैं। और इसका सबसे बड़ा जरिया है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, यानी पीएसयूज, जैसा कि हम सब उन्हें जानते हैं। पीएसयू की परिभाषा बहुत सीधी सी है। ये कोई भी ऐसी कमर्शियल कंपनी है जिसमें कम से कम 51% हिस्सेदारी सरकार की हो। आप इन्हें एक तरह से सरकार की बिजनेस आर्म्स, यानी व्यापारिक शाखाएं समझ सकते हैं। इनकी कहानी शुरू होती है आजादी के ठीक बाद। देखिए, 1956 में एक औद्योगिक नीति आई जिसका मकसद था भारत को तेजी से एक इंडस्ट्रियल देश बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। और बस इसी सोच के साथ इन सरकारी कंपनियों की नींव रखी गई। और हां, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। आपको अंदाजा लगे, इसके लिए बताता हूं, मार्च 2021 तक देश में 365 सेंट्रल पीएसयूज थे। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में सरकार की सीधी भागीदारी कितनी ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि सारे पीएसयूज एक जैसे हैं। नहीं, सरकार उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटती है। ये जो रत्न सिस्टम है ना, महारत्न, नवरत्न, ये इसी का हिस्सा है। जो कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करती हैं, जैसे महारत्न, उन्हें ज्यादा आजादी दी जाती है ताकि वो बड़े बड़े निवेश के फैसले खुद ले सकें। तो देखिए, अब हमारे पास एक राजनीतिक ढांचा भी है और एक आर्थिक इंजन भी। लेकिन सोचिए, जब कोई मशीन इतनी बड़ी हो, इतनी जटिल हो, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि वो ठीक से काम भी कर रही है या नहीं? मतलब सरकार अपने प्रदर्शन को, अपनी सफलता को मापती कैसे है? इसका जवाब सरकार के अपने एक अंदरूनी सिस्टम में है, जिसे कहते हैं प्रदर्शन प्रबंधन प्रभाग या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन। ये एक तरह से सरकार के लिए उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। इसे 2009 में बनाया गया था और इसका सीधा सा मकसद था ये पक्का करना कि सरकारी विभाग सही ढंग से, असरदार तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। कह सकते हैं कि ये जवाबदेही तय करने का एक फॉर्मल तरीका है। और इस पूरे मूल्यांकन का जो मेन टूल है वो है परिणाम रूपरेखा दस्तावेज, यानी आरएफडी।
इसे आप एक मंत्री और उस विभाग के सेक्रेटरी के बीच एक एग्रीमेंट की तरह समझ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि इस साल क्या क्या लक्ष्य हासिल करने हैं। इसकी प्रक्रिया भी काफी सीधी है। देखिए, पहले स्टेप में साल की शुरुआत में हर डिपार्टमेंट अपने लक्ष्य तय करता है और उन्हें आरएफडी में लिखता है। दूसरे स्टेप में साल के आखिर में यह देखा जाता है कि उन तय किए गए लक्ष्यों के मुकाबले असल में काम कितना हुआ। एकदम सीधी और पारदर्शी प्रक्रिया। तो अब तक हमने भारत सरकार के इस विशाल मशीन के 3 सबसे जरूरी हिस्सों को समझ लिया है, इसकी बनावट, इसका इंजन और इसका स्कोर कार्ड। तो चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे पास एक संवैधानिक रूपरेखा है जो 3 स्तंभों पर खड़ी है। फिर एक शक्तिशाली आर्थिक इंजन है जिसमें 300 से ज्यादा पीएसयूज हैं। और आखिर में एक अंदरूनी स्कोर कार्ड है जो परिणामों पर नजर रखता है। ये तीनों चीजें मिलकर ही इस विशाल लोकतंत्र की सरकारी मशीन को चलाती हैं। पर यह पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 1.4 अरब से ज्यादा लोगों के देश में किसी सरकार की सफलता का असली पैमाना क्या है? क्या ये सिर्फ रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं या फिर इसका असली माप लोगों की जिंदगी में आए असल बदलाव से होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।